कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आपका स्वागत है। आज हम परिचय कराना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे अपने विशिष्ट अतिथि कैप्टन गणेश कार्णिक का। कैप्टन गणेश कार्णिक कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के आप सदस्य रहे हैं, विधान परिषद कर्नाटका के। आप अपोजिशन के चीफ विप कर्नाटका विधान परिषद के रहे। आप स्टेट के, प्रदेश के स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। आपने 1988 में स्वैच्छिक रूप से अपने को भारतीय सेना से रिलीज करा के, तब आप कैप्टन हो चुके थे, आपने को रिलीज किया और उसके बाद आप स्कूल और कॉलेज, जो निट्टे के एजुकेशन ट्रस्ट के स्कूल कॉलेज हैं, 1992 से आप उनसे जुड़ गए। आप प्रदेश के, कर्नाटक प्रदेश के स्वदेशी विजन आंदोलन के अध्यक्ष हैं। आप एकेडमिक काउंसिल MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे के सदस्य हैं। आप मणि कृष्णन एकेडमी मैंगलोर के अध्यक्ष हैं। आप डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं NRI फोरम कर्नाटका स्टेट, जो कि एक मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का जिसका स्टेटस होता है, दर्जा होता है, जून 2008 से दिसंबर 2012 तक। आप नेशनल को कन्वीनर रहे हैं बीजेपी के अध्यापकों का जो सेल है उसके जी। आप स्टेट कन्वीनर रहे हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के। आप इलेक्टेड मेंबर रहे हैं मैंगलोर यूनिवर्सिटी की सीनेट के सिंडिकेट के एवं फाइनेंस कमेटी के। आप रह चुके हैं एकेडमिक काउंसिल ऑफ मैंगलोर यूनिवर्सिटी के सदस्य, एकेडमिक काउंसिल ऑफ कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हुबली के सदस्य, एकेडमिक काउंसिल ऑफ कर्नाटका स्टेट संस्कृत यूनिवर्सिटी के सदस्य। आप रह चुके हैं अध्यक्ष पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया मैंगलोरू के। आप सदस्य रहे हैं कई कमेटियों के, जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, पब्लिक अकाउंट्स, पिटीशन एंड अदर्स के। आप स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं कर्नाटक स्टेट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के। आपने काफी दौरा किया हुआ है USA, UK, जर्मनी, चाइना, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, UAE, सुल्तनेट ऑफ ओमान, बहरीन, कतार और कुवैत का बड़ा गहन अध्ययन भी किया है वहां का। और आपका जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो समाज सेवा है, पढ़ना है, संगीत है, भारतीय फिलॉसफी है, आपको ट्रैकिंग का भी शौक है और आपको बच्चों का के उत्थान के लिए काफी आप कार्य में लगे रहते हैं। और जिनको, जो भी डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, तो दिव्यांग होते हैं, उनकी भी आपको बहुत, उनके लिए भी काफी उनका कार्य करते हैं फ्यूचर का। और आप कृषि का और गांव क्षेत्र की इकोनॉमी को उठाने के लिए भी काफी कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः कैप्टन गणेश कार्णिक हमारे प्रोग्राम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा भाषण किया आपने मेरे बारे में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भाषण तो आप नेताओं के लिए है, हमारा कार्य तो आपका परिचय देना है। आपका परिचय इतना लंबा है, ज्यादातर राजनेताओं का इतना लंबा परिचय नहीं होता, क्योंकि वो नेता हुए हैं लेकिन उन्होंने क्या कार्य किए हैं और किसने वो उन्हें ओहदे मिले, आपको तो इतनी सम्मान मिला है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए आपको पूरे कर्नाटक के अलावा भी बहुत लोग पूरे देश में जानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो काफी लोग नहीं जान पाते हैं, कि जैसे आपका जन्म, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इन सब के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कैप्टन गणेश कार्णिक प्लीज। जी गोयल जी, जैसे आप जानते हैं मूडबिद्रे से आप सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल साहब, ठीक है। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ एक डिस्ट्रिक्ट, एक तहसील है, और दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में मूडबिद्री एक तालुका है। और मूडबिद्रे के बाजू में जो कार्कला तालुक है, कार्कला तालुक के एक छोटा सा गांव, वेस्टर्न घाट्स के फुटेज पर जो गांव है, वहां मैं एक छोटा सा कृषक परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे 3 बड़े भाई है, 3 बड़े सिस्टर्स हैं और 3 छोटे सिस्टर्स हैं।
मतलब छोटे भाई हैं। टोटल हम 10 लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो मेरा 7वां नंबर था। मेरा पहला जो 5वीं तक की शिक्षा जो थी वो सरकारी स्कूल मेरे गांव में जो था उसमें हुआ था। उसके बाद 6 से 12वीं तक जो मैंने पढ़ाई की वो मैंने कारकला तालुक हेडक्वार्टर में किया था। उसके बाद मेरी डिग्री शिक्षा के लिए मैं कैप्टन कार्निक जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हम हाँ, चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा वो संस्मरण सुनाएं, क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी स्कूल किया। वहां हाँ। का उस वक्त स्कूल के क्या हालात थे और किस तरह आपने शिक्षा ली? अच्छा, ओके। थोड़ा जो कोई मेरा संस्मरण संस्मरण मेरा सुनाए गांव उसके। गांव जी। का जो स्कूल था वो झोपड़ी में था। उसमें 1 से 5वीं कक्षा तक क्लास होती थी और एक ही हॉल जैसा था। 2 रोज जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड, 2 रोज सेकंड स्टैंडर्ड, 2 रोज थर्ड स्टैंडर्ड, और चौथा और 5वीं के लिए एक एक रो का क्लासेस होता था। बीच में थोड़ा जगह होता था और बैठने के लिए नीचे जो क्या बोलते हैं, बोरी ठीक। बोलते हैं ना, बोरी। बोरी बोरी, हाँ। बोरी नीचे बिठाते थे। और बारिश के मौसम में 2.5 फीट का एक छोटा सा दीवार होता था। उसके ऊपर बैम्बू का जो पार्टीशन जो करते हैं ना, ऐसा वाला रख के बारिश के दिनों में ऐसा रहता था। तो एक बिल्कुल मामूली सा स्कूल था। और 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टीचर्स होते थे। और एक टीचर कभी नहीं आया तो इसका मतलब एक ही टीचर पढ़ाते थे, हम पढ़ा करते थे। और उसके बाद मैं 6 7वीं के लिए कारकला आ गया। हाई स्कूल के लिए भी कारकला में था। वो थोड़ा कारकला में भी मैंने सरकारी शिक्षा प्राप्त की है, सरकारी इंस्टीट्यूशन में। और वहाँ थोड़ा मतलब गांव से अच्छा था। एक क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपना अलग अलग टीचर्स होते थे। और 5वीं और 6ठी क्लास में लड़कियों का नंबर भी ज्यादा था। और 7वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, क्लास का जो चुनाव हुआ, स्कूल के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था। और उन दिनों में हमें बोलते थे स्कूल पीपल लीडर, SPL बोलते थे। मैंने 7वीं कक्षा में मेरा पहला चुनाव और स्कूल जीतने के बाद स्कूल पीपल लीडर बना था। और 8 9 10 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में मैं स्कूल के, या क्या बोलते हैं, एक कल्चरल सेक्रेटरी था। तो ये आप 11 जो जो आप स्कूल में इतनी आप एजुकेशन ले रहे थे, तो आपके घर में पढ़ाई का माहौल था? क्योंकि आपने बताया आपके 10 भाई बहन थे हाँ, हैं, तो 10 भाई बहन को आपके यहाँ पढ़ने का मौका मिला? सब मेरे पिताजी 6ठी क्लास तक पढ़े थे और माताजी सिर्फ 4वीं क्लास तक पढ़ी थी। लेकिन पिताजी का एक ही मुद्दा था, मुझे ज्यादा पढ़ाई कर नहीं पाया मैं, तो मेरे बच्चों को मैं बेशक मुश्किल हो तब भी कारकला में तालुक हेडक्वार्टर में एक किराए पे कमरा लेके हम सबको वहां रख के हमें पढ़ाया। हम 10 के 10 सब डिग्री तक पढ़े हैं। वो सिर्फ पिताजी की आशीर्वाद है बस। और नहीं तो अपने गांव से अपना ही एक फैमिली था जहां से हर एक बच्चा मतलब डिग्री तक पढ़ा है। तो ये डिग्री तो कहाँ से किया आपने? मैंने डिग्री धारवाड़ जो है ना, कैन आई स्विच ओवर टू इंग्लिश? हाँ, या इजियर फॉर मी। यस यस फाइन। यस। Actually, we come from a very lower middle class or a poor agricultural Brahmin family, and we did not have much land. But mother and father, their only mission was, since they could not pursue their education because of poor economical status, they said, we could not do it, so you all should do. Uh, Thanks to God and blessings of our elders, we were all good in studies. So I did my 12th standard from Karkala, again from a private college, private PU college, after my 10th. Then I went to agriculture college in a place called Dharwad. Dharwad is about 400 kilometers from Karkala. Dharwad is near Hubli, Belgaum, that area. कैप्टन कार्निक, आप जो एग्रीकल्चर कॉलेज में गए, तो आपका हाँ। मकसद एग्रीकल्चरिस्ट बनने का था, या उस वक्त आपने उसी वक्त सोचना शुरू किया था कि आपको आर्मी में जाना है? देखिए, ऐसा है, मुझे डॉक्टर बनना था, सच बताता हूँ। लेकिन सिर्फ 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे और मेरे जो नंबर्स मिले थे मुझे, उसमें मुझे कोई चांस नहीं था मेडिकल का सीट्स मिलने का। मुझे 74-75% मार्क्स मिले थे।
और इंजीनियरिंग मेरी पसंद की नहीं थी, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मैंने ज्यादा पसंद नहीं किया था. तो alternative was agriculture. When I joined agriculture, I did not know whether I wanted to pursue agriculture in my farm, or I wanted to get into agriculture sector from a different perspective, banking or university, research, teaching. There were many options. But both in my 11th and 12th, as well as in college, I had taken NCC. And my elder brother, after completing his degree from Karkala, BCom degree from Karkala, he had already joined Indian Air Force. And by the time I finished my degree, he was already a squadron leader. So when I was in the third year, agriculture course was only for 4 years. I was also preparing for my UPSC exam. I was also preparing for my CAT exam. So a couple of my friends were appearing for Combined Defense Services examination, trying an entry into armed forces. So along with my IAS preliminary exam, CAT exam, I applied for Combined Defense Services examination. Touchwood, none of my friends could make it. Fortunately, because of my preparation for IAS, I could easily clear my entrance exam for the Combined Defense Service examination. I had also cleared my prelims for IAS, and I had cleared my written exam for CAT exam. But the interview and the selection for Army came much earlier. By the time I finished my degree and I could get my certificate on my hand, I was already called for training in Officer Training Academy in Chennai. Now it's called as now called Chennai. Earlier it was called as Madras. तो उस वक्त आपको आईएएस का जो आपने फिल्म क्लियर कर लिया था, तो वहां पे से कॉल आया आगे के लिए, तो आप वहां नहीं गए फिर? नहीं, आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्जाम देना पड़ता है जी. उसका 2-4 महीना तैयारी, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू. कोई भरोसा नहीं था. आई कम फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, सो यू नो इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर अपर एचेलॉन पीपल टू गेट इनटू आईएएस. एंड I was actually influenced by my brother's uniform and what I learned in my NCC exposure. With that, I took a decision after consulting my brother and my parents, and they agreed. Brother confirmed it. My parents also agreed. Yes, you take it up. That's how I went and joined. तो ये कौन से सन में, कौन से वर्ष में आपने आर्मी ज्वाइन कर ली? 1980 में मैंने मेरा एग्जाम लिखा था, और 1981 की अप्रैल में मेरा इंटरव्यू हुआ था. 1981 जुलाई मैं ट्रेनिंग के लिए चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वहां भर्ती हुआ. 1981. तो आप जो एक कृषक परिवार से आए और आपने इतनी पढ़ाई की, और उसके बाद जब आप आर्मी में गए तो आपको वहां थोड़ा सा दिक्कत नहीं आई? और आप एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो वहां खाने का, पीने का जो आर्मी में एक बड़ा चलन होता है, तो वहां आपको कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं आई? खाने का जो दिक्कत नहीं हुआ था, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 254 जो ट्रेनी थे उनमें से कम 30 to 40% वेजिटेरियंस थे. और फौज की ट्रेनिंग के टाइम में आपको हर किस्म की फूड, मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मिक्स्ड, सब कुछ जो चाहिए वो मिलता था. और मैं अभी भी वेजिटेरियन हूँ, फौज में भी वेजिटेरियन था, और उससे पहले भी वेजिटेरियन, हॉस्टल में भी वेजिटेरियन था. सिर्फ मेरा जो ये एग्रीकल्चरल कॉलेज का जो 4 साल मैं हॉस्टल में जो किया था ना, इससे मेरे ख्याल से जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. प्रॉब्लम सिर्फ यही हुआ कि जो पहला 1 महीना जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है, फिजिकल मतलब भाग दौड़, ड्रिल, पीटी, वेपन ट्रेनिंग जो बाहर की जो होती है, वो काफी तगड़ा होता है, बहुत. इट इज फिजिकली वेरी चैलेंजिंग. सो 15 days, 1 month, yes, it was difficult. Every nook and corner of the body was paining, and we were not getting enough time to sleep. And once you are up, you're on your toes. So it took us little time to set ourselves to that order. Then we realized it is not the body, it is the mind which gives up. If your mind is strong, obviously you can take any amount of physical, you call it as punishment or training or whatever it is. So initially, the physical training part of our army days in the academy was very difficult. And if you ask me now, sir,
after college, after army, and then tenure in the army, and now politics and all kinds of things, what was best part of your life? I will say that 1 year training in the academy was the best part of my life so far, even though it was difficult. क्योंकि आपने अपने मन को और अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था ट्रेनिंग के लिए। हाँ, सही बात। तो उसके बाद आप चले गए, आपकी अलग अलग बॉर्डर्स में पोस्टिंग। जी, तो कोई ऐसा संस्मरण है आपका आर्मी के दौरान का जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? एक तो what really appealed to me was not the officers, the Jawans. Jawans come from all kinds of socio-economically deprived society. They come from rural area, they come from remote area, they come from different caste combinations. But when they come to army and when they're trained for 1 year, how they change from their original mindset and start thinking like Indians. The caste divide and all kinds of negatives that you see in society. After 1 month staying in the army, we all start thinking like Indians. This is what appealed to me very first. Second part is what is ingrained into our system or our personality is it is not individual, it is a team. Ultimately, you win or you lose because of the teamwork. So we are trained to think in terms of being part of a team. So that individualistic and divisive and selfish approach is taken out from a personality in a matter of 1 year's training, and this feeling for nation, that nation comes first, is put into our system. If you permit me, I'll quote what really impressed me during my training. There is a very famous saying in English. It is called as Chetwood saying. Chetwood was a war veteran, Second World War general from the British Army. He said these words, and it is engraved in the the Chetwood block. We have a Chetwood block building. On top of it, they have mentioned it. Day in and day out, when we went in and when we came out, we used to read that. It says, the safety, honor, and welfare of my nation comes first, always and every time. The safety, welfare, and honor of my men comes next, always and every time. My own safety, my own honor, and my own welfare comes last, always and every time. So we are taught to think in terms of nation first from the very first day. So this is what appealed to me when I was in the training and I joined my service initially. ये तो कैप्टन कार्निक, मैं कह सकता हूं कि आपका जो अप्रोच है, मैं बल्कि जब भी आपसे मिला हूं मैंने आपसे कई बार कहा भी है कि आप और राजनेताओं से काफी डिफरेंट हैं, क्योंकि आप हमेशा इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। कभी भी आपने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसमें किसी तरह का भेदभाव की बात हो। क्यों नहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हर राजनेता को एक बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए आर्मी की, जिससे कि एक बिल्डिंग है जो आपने जैसे बताया कि एक फीलिंग आ जाए इंक्लूसिवनेस की और देश सर्वोपरि की। जैसा कि बाहर के देशों में ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, हर एक को होती है, तो हर नागरिक को होती है। तो अपने यहाँ कुछ इस तरह का आपने कभी सोचा इसको करने के लिए? मुझे ये पता नहीं कि हर एक पॉलिटिशियन को क्या हम सेना में ट्रेनिंग दे सकते हैं, नहीं सकते, मुझे पता नहीं। लेकिन कम से कम 3 से 6 महीने तक उनको बॉर्डर में ले जाके जवानों के साथ रहने का एक अगर सुविधा हो सकती है, इससे बहुत बदलाव आ सकती है। सियाचिन में 2 महीना रहेगा या गैमुचिन में 2 महीना रहेगा, गलवान वैली में जाके जवानों के साथ 3 महीना रहेगा, इससे बहुत फर्क आने वाला है। ट्रेनिंग तो मतलब जिस उम्र में लोग पॉलिटिक्स में जो आते हैं ना, उस उम्र में ट्रेनिंग देना मुश्किल होगा, लेकिन जाके वो बॉर्डर में जो हालात है, बॉर्डर में जवान कैसे काम करता है, कितना सुविधा है और कितना दुविधा है उधर, अगर अगर एक बार उनके मन में आ गए, why only politicians, even bureaucrats have to be sent once in
5 years, send them to border, make them stay in the border area, see the difficulties, understand the difficulties of Jawan, in spite of all odds, how he is prepared to lay down his life every day. That kind of an inspiration, that kind of a motivation, that kind of a spirit of nationalism, if it is imbibed into each one of our personality, I think this country will be a heaven to live. Unfortunately, this kind of national spirit is not imbibed into our personality from the very childhood. That's a very कैप्टन sad part. कैप्टन कार्निक, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जहां तक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हाँ, वो लोग जाते हैं, लेकिन वो हाँ, जवानों के संग नहीं रह के अफसरों के संग ही रहते हैं, और हाँ, ऑफिसर्स मैस वगैरह में रुक के, वो तो एक तरह से उनका एक टूल टाइप होता है जो हर जगह हर बॉर्डर पे भी जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपका जी। आर्मी में था, तो आपको आर्मी छोड़ने का क्यों मन आया, और आप हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आ गए? अच्छा, ऐसा है, ये जो मैंने ऑप्ट किया था शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, मतलब अभी 10 साल का है, पहले 5 साल का और उसके बाद 10 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते थे। 10 साल के बाद आपको ऑप्ट करना था, या परमानेंट कमीशन या छोड़ के आना था। जैसे मैंने आपको कहा, हम 10 बच्चे हैं, ऑफ कोर्स 3 सिस्टर्स, दे गॉट मैरिड, दे वेंट अवे। जब मैं 4 साल का था फौज में, 4 साल 5.5 साल तक हो गया, तो गांव में, अपना जो गांव है मैंने जो बताया कारकला के पास, वहां सिर्फ माताजी और पिताजी रहते थे। हम 7 लड़के, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं था। तो मेरे भाई के साथ मैंने बात की, और मेरे भाई जो फौज में था वो विंग कमांडर बना था, उसका प्रमोशंस के टाइम था वो। और बाकी मेरे से बड़े 2 भाई जो थे वो बाहर मस्कत में काम करते थे, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, दूसरा मैनेजमेंट में था। मेरे से छोटा वो भी मस्कत में सीए इंटर करने के बाद वो काम करता था। छोटा भाई एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर था। सबसे छोटा जो है वो पोलियो पेशेंट है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था उन दिनों में। तो पिताजी और माताजी, पिताजी के मतलब तबीयत उतना ठीक नहीं था, और पिताजी सोच रहे थे हम गांव के जो जमीन बेचेंगे और सिटी में आ जाएंगे। तो मेरा और मेरे बड़े भाई के जो मन में था, ये जो अपना फैमिली प्रॉपर्टी है उसको कभी बेचना नहीं है। तो उसने मेरे से पूछा था, व्हाई डोंट यू ट्राई, कैन यू कम बैक? तो मैंने काफी सोचने के बाद, मैंने जो फौज के जो बेस्ट सर्विस जो है, पहले 5-10 साल का जो सर्विस होता है, सबसे अच्छा सर्विस होता है, जवानों के साथ बॉर्डर में काम करना, एडवेंचरस। तो मैंने इसलिए गांव में पिताजी और माताजी के साथ रहने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए फौज छोड़ के वापस आ गया। फिर और आप शिक्षा संस्थाओं के संग जुड़ गए? हाँ, और जब वापस आ गया, अपना गांव जो है बहुत छोटा गांव है, और खेती बहुत ज्यादा नहीं था, और मेरे पास पैसा भी नहीं था ज्यादा उन दिनों में। जब मैं फौज छोड़ के आ गया, स्टार्ट में मेरा सैलरी था 1100 रुपया, क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर इंडियन आर्मी। As a second lieutenant, I was drawing 1100 rupees. So when I left and came back, it was only 8,500 rupees. मेरे पास टोटल 35,000 रुपीज थे। तो मैं गांव में आ गया, 35,000 रुपीज थोड़ा छोटे मोटे काम करवाने में खत्म हो गया। तो पापी जो पेट का सवाल है बोलते हैं ना, थोड़ा आमदनी की जरूरत थी। और ये जो निटे एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन जो है मिस्टर विनय हेगड़े, मैं उनसे एक सोशल फंक्शन में मिला था। वो शायद मुझे उनके इंस्टीट्यूशन में शामिल करने के लिए मेरे से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग यंग मैन? मैंने बोला, आई एम रिलैक्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। देन ही सेड, यू प्लीज कम एंड मीट मी। सो आई वेंट एंड मेट हिम। इनिशियली ही मेड मी जॉइन द Lamina Group of Industries as a assistant general manager. Then I told him after 3 months, sir, this is some job which I don't like. Kindly permit me to quit and go back. Then he said, no, I have some plans for you. Please wait. He shifted me to Nitte Education Trust. So Nitte Education Trust was an eye-opener. I really enjoyed it, being with the younger generation, being with the students, getting involved in the developmental activities of Nitte Education Trust in the formative years. From 1992 to, I would say, 2004-2005 was the growth period of Nitte Education Trust. तो उसके बाद आप राजनीति में आ गए? हाँ, ऐसा हो गया। तो इन दिनों में जब मैं निटे एजुकेशन ट्रस्ट के साथ काम करता था, तो मैंगलोर में
आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का जितने सारे काम है उसमें सिंस आई एम ए स्वयं सेवक फ्रॉम चाइल्डहुड, I got reconnected after leaving army and coming back to my place. So I was actively involved. Those were the days when we had Hindu Samajotsav, we had Tarun Samavesh, we had the largest congregation of Swayam Sevaks in Mangalore. I got involved in all that. I also became the Shibiradhikari of ITC and got involved in a lot of activities of Sangha. And then, since I was involved in educational activities in Nitya Education Trust, the Sangh Parivar asked me to contest Mangalore Senate election, larger constituency, Dakshin Kannada, Udupi and Coorg district. So I contested and won that election. That is how I was rather introduced into a kind of a politics. So that went for 3 years. In 2005, the sitting MLC, Mr. Balakrishna Bhatt, after completing 2 terms, he opted out. He said, I am happy and I want to go out and do something else. So then the Sangh Parivar identified me. They asked me to contest election, which I refused for almost 1 month. Subsequently, they went and met Mr. Vinay Hegde and requested him kindly permit Captain Ganesh Karnik to contest this MLC election. So that is how I got introduced into politics. Politics was not my choice. Politics was an instruction given to me by the Sangh Parivar. तो अब अभी भी जैसे आपका दिख रहा है कि आप हाईवे पे हैं और आपने बताया कि आप बेंगलोर जा रहे हैं मीटिंग में, तो आप अभी भी पूरा अपना कार्य, अपना टाइम जो है अपनी राजनीति में देते हैं, संघ परिवार वगैरह को देते हैं? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का प्रांत का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो डेफिनेटली भाजपा के साथ है। लेकिन संघ परिवार का एक यूनिट है, उसको हम बोलते हैं स्वदेशी विज्ञान आंदोलन। वो विज्ञान भारती एक राष्ट्रीय स्तर का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टेट यूनिट है। पिछले 5 साल से मैं संघ परिवार के ये स्वदेशी विज्ञान आंदोलन की प्रांत घटक का अध्यक्ष हूँ। तो संघ परिवार का अनेक जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें मैं काम करता हूँ। जैसे मुझे सूचना मिलती है संघ से ये काम आपको करना है, वो तो प्रायोरिटी में करता हूँ। लेकिन अभी मैं भाजपा के साथ जुड़ा हूं ना, तो भाजपा का काम ज्यादा करता हूं आजकल। तो आपका समय मैंगलोर और बेंगलोर के बीच में गुजरता है? सही बात, अभी तो मैंगलोर और बेंगलोर के बीच में ज्यादा। तो आगे क्या करने का इरादा है? कुछ बड़ा और राजनीति में और आगे जाने का है? राजनीति में मैं अभी तक खुद के हिसाब से सोच के कदम नहीं लिया है। मुझे जो अवकाश प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है, ये सब संघ के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। मैंने खुद के लिए कुछ प्लान नहीं बनाया। अभी भाजपा में मुझे प्रांत स्तर के एक जिम्मेवारी मिली है और मेरे ख्याल से लोग खुश है मेरे से। अगर कुछ जिम्मेवारी मिलती है तो मैं खुश हूँ, ना मिलती है फिर भी खुश हूँ। बहुत बड़ी, मेरा खुद का कोई सोच नहीं है इसके बारे में। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि आप हर तरह से खुश रहते हैं। चलते चलते कैप्टन कार्निक, आप क्या एक संदेश, एक मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? सर, आई विल टेल यू, इंडिया हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। एक्चुअली this is the right time. India is being spearheaded by a saint like statesman. He has inherited all the cherished values of this Sanatan Sanskriti, where we look at the whole world, entire world as a family. Whereas the Western capitalistic kind of expansionism, and from the East, the radical expansionism of the communist, there is a tussle between these two ideologies. तो क्या संदेश क्या देंगे? संदेश ऐसा है, in English there is a very famous saying which says, be rooted so that you can take wings. Okay. India is one of the oldest civilization in the world. तो अपने अब जमीनी स्तर से आप जुड़े रहेंगे तो आप ऊपर तक पहुंचते चले जाएंगे। सही बात। जी जी। अपनी जमीन के जो वैल्यूज है, जी, जो भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जी जी, इससे आप दूर मत हो जाइए।
बहुत बड़ी बात आपने बताई कैप्टन गणेश कार्णिक। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी इसको सीधा प्रसारित किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरी डे न्यू टॉपिक इन द our morning program, that is media conference with Lal Goyal, and at 10:30 a.m. and tomorrow our program is role of youth in media. Our chief guest is Mr. PKT Nambiar, marketing strategist and political analyst, managing director and CEO Flex Communications, chairman and B Square Group, New Delhi. He will be joining us as a chief guest, and 8 youths will be joining along with him. बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन गणेश कार्णिक आपका कि आपने इतना व्यस्त होते हुए भी अपना समय निकाला और हाईवे पे गाड़ी रोक के आपने एक बस शेल्टर के अंदर बैठ के हमें इतना अपनी अच्छी बातें बताई। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यक्रम के जो दर्शक हैं उन्हें आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन गणेश कार्णिक आपका और सब दर्शकों आपका भी।